आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम यूनिट 2 और यूनिट 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं सारा कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थ, हाइजीन एंड वेलनेस, तो इसमें हम किन किन पॉइंट्स पर बात करेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फिर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे जिसमें एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, फूड हैबिट्स, फंक्शन ऑफ फूड एंड माल न्यूट्रिशन। फिर हम पोस्चर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चर डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल एक्सरसाइज। फिर हम रिक्रिएशन की बात करेंगे, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम इन स्कूल्स। फिर हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे जिसमें एक्सीडेंट आता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज। फिर हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और लास्ट में इस यूनिट के हम देखेंगे सेक्स एजुकेशन एंड कंसर्न फॉर HIV एड्स। तो इस यूनिट में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं और ये किस तरह से फैलती हैं, इसको कंट्रोल करने का या प्रिवेंशन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हिंदी में हम इसको कहेंगे संचारी रोग, संचरण का तरीका, रोकथाम और नियंत्रण के तरीके। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, संचारी रोग की बात करते हैं कि संचारी रोग होते क्या हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, कि इसे संक्रामक बीमारियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। और फैलती कैसे हैं? एक एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती हैं, जानवरों से इंसानों में जाती हैं, या वातावरण के द्वारा फैल सकती हैं। किस तरह से फैल सकती हैं? कि जैसे सिंपल सा एक हम कहते हैं चिकन पॉक्स की बात करते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलती हैं, ठीक है। और स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये एनिमल से इंसानों में आती हैं। और एनवायरनमेंट के थ्रू, जैसे कोविड-19 जो वायरस हम बात करते हैं, तो वो इंसानों में हवा में फैल रही थी, ठीक है। तो एक कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये बीमारियां कई तरह से कई तरीक़ों से फैल सकती हैं। कौन कौन से तरीके हैं? हम किसी पर्सन के सीधा संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब फैलती हैं। हवा में मौजूद पैथोजेंस को सांस के जरिए अंदर लेना, जैसे हम कोविड की बात कर रहे थे। खराब खाना या पानी पीना, उससे फैलती हैं। कीड़े मकोड़ों से फैलती हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया। तो टीबी, मलेरिया, HIV एड्स, कोविड-19, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की संचारी रोगों के संचरण के कौन कौन से तरीके हैं, तो इस तरीकों की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन, प्रत्यक्ष संचरण, कि डायरेक्ट किस तरह से आता है? यह किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ तुरंत फिजिकल कांटेक्ट से होता है। कि कोई ऑलरेडी, जैसे मान लो कोई HIV जो है पॉजिटिव हो और उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, किसी को चिकन पॉक्स है, उसके कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, तो इस तरह से फैल जाता है। और इसके अलावा टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट, की छूने से, किस करने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बीमारियां फैल जाती हैं। शरीर के जो फ्लूइड हैं, खून है, लार है, सीमेन है, इसके संपर्क में जब हम आते हैं तभी बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए HIV एड्स, इन्फेक्टेड खून और सेक्सुअल कांटेक्ट से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष संचरण की बात करते हैं। एक किस तरह से होता है? गंदी चीज़ें या सतह से होता है। मान लो आपने किसी गंदी चीज़ों को छुआ, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह है, कोई ऐसा सतह है जहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी टाइम से वो ऐसा गंदा है, आप वहाँ पे जाके आपने हाथ से उसको छुआ, तो इस तरह से वो फैल सकती हैं। शेयरिंग यूटेंसिल्स, टॉवल और नीडल्स, की बर्तन, तौलिए या सुई को शेयर करना, इससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। और गंदे मेडिकल उपकरण, जैसे इंजेक्शन की बात करते हैं, ऑलरेडी वो यूज हो रखा है, उसको हमने फिर से यूज किया,
या मेडिसिन आप यूज़ करेंगे जो एक्सपायर हो चुकी है फिर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी कैन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स, की हेपेटाइटिस बी गंदी सुइयों से फैल सकता है। ठीक है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन, वायुजनित संचरण क्या होता है? जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है तो यह ड्रॉपलेट्स या एरोसिल से फैल जाता है। टीवी हवा की ड्रॉपलेट से फैलता है। और कोविड 19 मुख्य रूप से सांस की ड्रॉपलेट से फैलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप चाहे खांसो या आप छींकते हैं तो आप अपने मुंह पे, नाक पे आपको हैंकी रख लेना चाहिए ताकि वो फैले ना। फिर वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? स्प्रेड बाय इंसेक्ट और एनिमल, की कीड़े या जानवरों से ये बीमारियां फैलती हैं। मॉस्किटो हो गए, टिक मक्खियां, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों से फैलता है। डेंगू बुखार एडिज मच्छरों से फैलता है। और वाटरन बोर्न एंड फूड बोर्न ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे फैलता है? खराब खाना खाने से या पानी पीने से। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हैजा क्या है? खराब पानी से फैलता है। टाइफाइड बुखार खराब होने और पानी से फैलता है। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से बच्चों में भी संक्रमण होता है। ठीक है। प्रेगनेंसी, बच्चे के जन्म या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो माँ के अंदर की जो बीमारियां हैं वो बच्चों में आ सकती है। और HIV एड्स माँ से बच्चों में जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह से माँ से बच्चे में आती हैं। अब क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, के संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं? तो ठीक है। तरीकों पे बात करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो पहले दोनों में अंतर को हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम और नियंत्रण में क्या अंतर है? तो देखिए, जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, तो कोई बीमारी होने से पहले हम उसके लिए जो सुरक्षा के उपाय हम करते हैं तो उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे हम डेंगू की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम आने से पहले जो लोग अपने आसपास की जगहों को में साफ सफाई रखते हैं, पानी को इकट्ठा नहीं होने देते। ठीक है। तो प्रिवेंशन हमेशा कोई भी बीमारी होने से पहले जो आप सुरक्षा के उपाय करते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। लेकिन कंट्रोल क्या होता है कि जब कोई बीमारी आपको हो जाती है ना, उसके बाद जो आप अपनी जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ लेते हैं, तो ठीक है, उस टाइम प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? बीमारियों से बचना। लेकिन जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो जब आपकी बीमारियां हो जाती हैं, वो बीमारियां आप उससे पीड़ित हो जाते हैं, तो मौजूदा बीमारियों के असर को कम करना। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट्स, की स्वस्थ आदतों और वातावरण को बढ़ावा देना। और अगर हम कंट्रोल की बात करें, बीमारियों को मैनेज करना और अपना इलाज करवाना। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें वैक्सीनेशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, की आप टाइम से वैक्सीनेशन बच्चों को करवाना। ठीक है। आप अच्छी हाइजीन जो प्रैक्टिस है उसको मेंटेन करना, आप साफ़ सुथरे रहें, अपने घर को आस पड़ोस को साफ़ सुथरा करें। लेकिन जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, क्वारंटाइन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन बाय प्रिवेंटिंग डिजीज, की ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आप बीमारी होने से पहले ही जब उसके सुरक्षा के सारे उपाय कर लेते हैं, उस हिसाब से आप रूल्स को फॉलो करते हैं, तो बीमारियां जब आपको होंगी ही नहीं तो आपके खर्चे तो वैसे ही कम होंगे। लेकिन जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो ये महंगा हो सकता है, क्योंकि एक बार आप बीमारियों से पीड़ित हो गए तो फिर जो भी आप अपना इलाज करवाएंगे उसमें तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बीच में, दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रिवेंशन कोई भी बीमारी होने से पहले जो आप सुरक्षा के उपाय बरतते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। और डिजीज का कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब वो बीमारी हो जाती है उसके बाद आप उसको कम करने के लिए जो प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, की संचारी रोगों के रोकथाम के कौन कौन से तरीके हैं। तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती है? पर्सनल हाइजीन हो सकता है। ठीक है। रेगुलर हैंड वॉशिंग विद स्ट्रॉप, कवरिंग माउथ व्हेन कफिंग, स्नीजिंग एंड प्रॉपर सैनिटेशन, ये तरीके हैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके। इम्यूनाइजेशन,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन हो सकता है, टीकाकरण कई फैलने वाली बीमारियों से बचाता है। मीजल्स है, पोलियो, माइलाइट्स है, हेपेटाइटिस बी है, ये सारी बीमारियां हैं। सेफ वाटर एंड फूड प्रैक्टिसेस कि हमें साफ खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, हम किस तरह से जो कीड़े मकोड़े हैं इनसे बच सकते हैं। हम मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में या घर के आसपास कहीं जमा पानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, घर के अंदर स्प्रे कर सकते हैं ताकि इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो ना आए। इसके अलावा सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो उससे पहले क्या है कि प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स एंड रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग की सावधानी बरतें, कई पार्टनर से बचें, ठीक है, और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना। एक कुछ तरीके हैं, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन है कि संक्रमित व्यक्तियों को अलग करें और संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करें। अब हम कंट्रोल की बात करते हैं कि किस तरह से अगर आप कोई बीमारियां हो जाती हैं तो उसको कम करने के क्या तरीके हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हमें क्या करना है, तुरंत मेडिकल मदद करें, मतलब मेडिकल मदद के लिए जाएं, एंटीबायोटिक्स का, एंटीवायरल या एंटी पैरासिटिक दवाइयों का हम इस्तेमाल करें ताकि हमें बीमारियों का पता चल सके और हम अपना ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निगरानी है, रिपोर्टिंग है, बीमारी फैलने पे नज़र रखना, स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना। हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, लोगों में जागरूकता फैलाने वाले कैंपेन और सामुदायिक भागीदारी। पर्यावरण स्वच्छता, कचरा फेंकना, आसपास की जगह साफ करना और सुरक्षित सीवेज प्रणालियाँ, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम इन बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, सीधे संपर्क में हवा, पानी, खाने, वेक्टर जैसे कई तरीकों से फैलते हैं। तो इसलिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए सही साफ सफाई, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, सुरक्षित तरीके और शीघ्र इलाज जरूरी है। और इसके साथ साथ कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग देयर स्प्रेड, कि सामुदायिक सहयोग है कि लोगों को, समाज के लोगों को इस बारे में अपना मतलब साथ आना पड़ेगा, ठीक है, अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभानी पड़ेगी। और यहाँ पे सरकार का भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है कि जो हेल्थ जो सिस्टम है, फैसिलिटीज है, उसको और अच्छा करे ताकि लोगों तक इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके और बीमारियां कम हो सके। आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हम जानेंगे पोषण क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट की बात करेंगे, फूड हैबिट्स की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ फूड की बात करेंगे और माल न्यूट्रिशन के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, फूड हैबिट्स, फंक्शन ऑफ फूड एंड माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो देखिए, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोषण या न्यूट्रिशन भोजन खाने और उसे अवशोषित करने की वह प्रक्रिया है। इसमें भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ना शामिल है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू न्यूट्रिएंट्स, की हम जो भी खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो सब में किसी ना किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में विटामिन होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जब हम उस फूड को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ऊर्जा के रूप में हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड, की पोषक तत्व ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपको भोजन में मिलते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, सारी जो है किसके एग्जांपल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर हेल्थ, कि यह हमारे स्वास्थ्य की नींव है, क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी जो डेली जो एक्टिविटी है उसको हम कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, की पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम हमेशा क्यों बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम जंक फूड मत खाओ,
तुम जो हेल्दी फूड है वो खाओ, क्योंकि आप हेल्दी फूड खाएंगे तभी आपको सारे जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको मिलेंगे और आप फिजिकली मेंटली आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ये इस तरह के कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम प्रोटीन की बात करें, विटामिन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको सही मात्रा में नहीं मिलेंगी और इससे आप फिजिकली भी आप फिट नहीं रहेंगे, मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो डेली का रूटीन है अच्छा नहीं होगा, आपका जो सारा टाइम है अपनी बीमारी का इलाज करवाने में निकल जाएगा और आपके जो लाइफ गोल हैं आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट की पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इनेबल्स देम टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर की, इससे वे ऊर्जा विकास और मरम्मत के लिए भोजन प्राप्त कर पाते हैं और उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हम कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इस तरह के अच्छे फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी से अपनी वो जो बीमारी है, चोट है, उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिशियस जो फूड, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इट इज़ इसेंशियल द फ्यूल एंड मेंटेनेंस क्रेव फॉर द ह्यूमन बॉडी की, अनिवार्य रूप से मानव शरीर के लिए ईंधन और रखरखाव की दल की तरह है। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। गुड न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज की, अच्छा पोषण बीमारियों का खतरा कम कर सकता है। इट कैन हेल्प द बॉडी हील की, यह शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता है। ठीक है। एक आपने लाइन सुनी होगी ना, ईट एप्पल वंस अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। तो मतलब क्या है कि जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, इन चीज़ों को हम अपनी डेली जो रूटीन में शामिल करते हैं तो इससे हमें जो भरपूर मात्रा में एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम बीमारियों से हम बचे रहते हैं और अगर हमें कहीं चोट लगी, कोई बीमारियां हुई, तो उससे हम जल्दी से हम मतलब पीछा छुड़ा सकते हैं, उस पर हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट कैन हेल्प द बॉडी हील कि यह शरीर को ठीक होने में मदद कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस की, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं ना, खाना खाने से लेकर इसको पचाने तक, इसकी जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलने तक, ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पोषण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इनको भी हम देखते हैं। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पोषण के कौन कौन से चरण हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप खाना जो है आप उसको मुंह के अंदर डालते हैं। डाइजेशन में आप क्या करते हैं, खाने को फिर चबाते हैं। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। और फिर हम अवशोषण की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त या लसिका में प्रवेश करना। जब आप उसको चबा के बिल्कुल आप मतलब जो फूड है इस लायक हो जाता है कि वो हमारे गले से होता हुआ हमारे जो पचे हुए पोषक तत्व का रक्त या रसिका में प्रवेश करना। और एसिमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर की, अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए करना। और इसके बाद जो इजेशन की हम बात करते हैं, जो वेस्ट फूड होता है वो मल त्याग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु पोषण के चरण है कि आप भोजन को मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं और उसके बाद फिर उसको आप अपने मतलब डाइजेशन के लिए आपके पेट में आता है और वो एनर्जी, फिर उससे आपको एनर्जी मिलती है और जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। अब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? अब बैलेंस डाइट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट अबाउट प्रोपोर्शन, कि एक संतुलित आहार का अर्थ पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि यह सही अनुपात के बारे में है कि आपको कब क्या खाना चाहिए। देखिए, खाने के लिए हर चीज़ जो है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स की बात करें, आप सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको रात को खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इज अबाउट प्रोपोर्शन। It provides the body with the necessary nutrients in the right amount to function correctly, कि यह शरीर को सही मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है ताकि शरीर ठीक तरीके से काम कर सके। ऐसा नहीं कि आप मान लो एक ही खाना है, मान लो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, एक ही सब्जी आप सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, पूरे हफ्ते वही खाते हैं। नहीं, बैलेंस डाइट में है कि आपको इस तरह के फूड लेने हैं जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, ये सारी चीज़ें हो। तो अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, पानी को भी सही मात्रा में आपको डेली लेना है। जैसे हम कहते हैं ना, 6 से 7 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊर्जा प्रदान करके ऊतकों के निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गए, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि हम खुद को फिट रख सकें, जो बीमारियां हैं उससे हम लड़ सकें, अपनी इम्यूनिटी को हम और मजबूत कर सकें। माल न्यूट्रिशन अराइजेस फ्रॉम इनबैलेंस, इनएडिक्वेट और एक्सेसिव इनटेक, कि जब हम कुपोषण की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप सही मात्रा में खाना नहीं खाते हो, जो बैलेंस डाइट आपका नहीं होता है, तो फिर इससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन की चीज मतलब जो ये हो सकता है, कुपोषण असंतुलित, अपर्याप्त या अत्यधिक पोषक तत्वों के सेवन से हो सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके खाने में दाल भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें कितनी मात्रा में और कब खानी है। आप अगर बराबर मात्रा में खाना नहीं खाते हो, बहुत कम खाते हो, आप बहुत ज़्यादा खाते हो, तो माल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, क्योंकि आपको पोषण सही मात्रा में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट, कि एक संतुलित आहार आवश्यक मात्रा में सभी जरूरत पोषक तत्व प्रदान करता है। एक कौन कौन से पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, फाइबर है, सारी चीज़ें हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। इट इज़ फाउंड इन ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स है, ठीक है, इन चीज़ों में, चाहे हम अनाज की बात करें, फल की बात करें, स्टार्च वाली सब्जियां हैं, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करते हैं तो इट इज़ इसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ, रिपेयर एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, इन चीज़ों में तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या काम है? प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में, मरम्मत में, रक्षा प्रणाली में, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये मीट में, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, फलियों, इन सब में मिलता है। विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? फल हैं, सब्जियां हैं, डेयरी उत्पाद, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, यह कोशिकाओं के कार्य करने में सहायता करता है, और इसमें मेवे, बीज और तेल शामिल होते हैं। और वाटर की बात करें तो वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर इसेंशियल फॉर हाइड्रेशन, डाइजेशन एंड इंटेस्टिनल हेल्थ, की यह हाइड्रेशन, पाचन और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अब हम फंक्शन ऑफ फूड की बात करें, भोजन के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो भोजन के क्या कार्य हैं? फूड जनरेट्स एनर्जी विद इन द बॉडी, की भोजन शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये शरीर को स्वस्थ रखता है, ये हर काम के लिए शरीर को जरूरी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ईंधन है, वो प्रदान करता है, फ्यूल प्रदान करता है, इस शरीर के निर्माण में उपयोगी है। आप अच्छा खाएंगे, आप संतुलित खाएंगे तो आपका शरीर जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अगर हम इस प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन सप्लाइज द नेसेसरी मटेरियल फॉर द बॉडीज ग्रोथ एंड रिपेयर, की प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी सामग्री देते हैं।
हेल्दी फूड एंड वाटर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज की स्वस्थ भोजन और पानी शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन की बात करें तो बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है। इट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज ऑर्गन की शरीर के अंगों के कामकाज को भी ठीक रखता है। कौन? विटामिन। अब हम फूड हैबिट्स की बात करते हैं, भोजन की आदतों की बात करते हैं। तो फूड हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए खाने की स्वस्थ आदतें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आप क्या खाते हैं यह जितना जरूरी है, ठीक है, अक्सर उतना ही जरूरी ये भी होता है कि आप कैसे खाते हैं। अच्छी आदतें आपके शरीर को पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक पचाने में मदद करती हैं। आप अगर खाना खाते हैं तो उसके बाद आप वॉक करते हैं, रेस्ट करते हैं या सिर्फ बैठे रहते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। हमें अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, और खाने के बाद हमें वॉक भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि खाने के बाद हम बैठे रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। भोजन की अच्छी आदतों की विशेषताएं क्या हैं? जब भी हम भोजन लें, फूड हैबिट्स की हम बात करते हैं, तो कंज्यूमिंग डिफरेंट फूड फ्रॉम ऑल 5 ग्रुप्स की अलग अलग 5 ग्रुप से हमें जो जब भी हम खाना लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें वेजिटेबल्स भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, ग्रेन्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी लेने हैं। इन 5 ग्रुप से हमें चीज़ें लेनी है। और इसके अलावा प्रायोरिटाइज होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओवर प्रोसेस्ड हाई फैट और सर्जरी फूड्स की शुगर फूड्स की प्रोसेस ज़्यादा वसा वाले या मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय साबुत अनाज, फलों और सब्जियों को प्राथमिकता देना है। और नमक, शुगर और अस्वस्थ वसा को सीमित करना है। हमें डेली 6 से 8 गिलास पानी लेना है। कंट्रोलिंग फूड इनटेक, भोजन की मात्रा पे नियंत्रण करना। ये नहीं कि अब हम बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल करना है। स्वस्थ भोजन भी ज़्यादा मात्रा में खाना और शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब मान लो कोई हेल्दी फूड है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप गले तक खा लो। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना खाओ। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। भोजन को जब हम खाएंगे तो अच्छी तरह से चबा के खाना है। और खाना खाते हुए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं, तभी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कि जब माल न्यूट्रिशन कब होता है, कुपोषण कब होता है, कि जब हम बैलेंस डाइट की बात करें, इस तरह का आपका डाइट नहीं है, इस तरह का आप भोजन नहीं ले रहे, या बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको माल न्यूट्रिशन कुपोषण हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता या असंतुलन से है। और जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, ठीक है। एक क्या है अंडर न्यूट्रिशन? इसमें कमजोरी, कद के हिसाब से वजन कम होना, नाटापन, उम्र के हिसाब से कम हाइट या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो जब हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आपके हाइट के हिसाब से आपका जो जो वेट है वो नहीं होना, कम होना, या आपकी हाइट छोटी होना, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें एक जो बीमारी है क्या है? मोटापा। यह वसा, चीनी, कैलोरी के अत्यधिक सेवन के कारण होता है, जिसमें चयापचय संबंधी बीमारियां, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज जो हैं हो सकती हैं। और इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? पुअर डाइट है, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन कॉजेस वीकेंड इम्यूनिटी, पुअर ग्रोथ, हायर रिस्क ऑफ डिजीज की। खराब खान पान विशेष रूप से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर करता है, विकास में बाधा डालता है और बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है एक अच्छा डाइट पे, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, फैट्स भी हो, ठीक है, मिनरल्स भी हो, ये सारी चीज़ें हो। और हमें सही मात्रा में जो वाटर है, पानी है, लेना चाहिए। डेली हमें 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम खुद को फिट रहेंगे, रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं।
आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं पोस्चर के बारे में, आसन या मुद्रा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसके लिए रेमेडियल एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्चर या आसन मुद्रा, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पोस्चर की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं। आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक इमेज में पर्सन जो है खड़ा है, तो खड़े होने के अलग अलग तरीके हैं, और दूसरे में आपने देखा कि कुछ लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके बैठने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे कुछ तरीके खड़े होने के हैं, कुछ बैठने के हैं। इसी तरीके से हमारे चलने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इंसान उनका चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, सोने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग जो ये हमारे जो चाहे खड़े होने के तरीके की बात करें, बैठने का है, चलने का है, लेटने का है, तो इसी ही हम क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। अगर आपकी जो पोस्चर है बैठने का, खड़े होने का, सोने का, लेटने का, चलने का बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा, आपको किसी तरह की फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, आपके गर्दन पे जोड़ नहीं पड़ेगा, आपके कमर पे जोड़ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आप गर्दन झुका के बैठते हैं, गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, आप गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से भागते दौड़ते हैं, तो इससे इसका असर आपके चाहे कंधे पे पड़ेगा, आपके गले पे पड़ेगा, आपके कमर पे पड़ेगा, आपके घुटने पे पड़ेगा, और एक टाइम बाद आपको काफ़ी पेन होने लगेगा। ठीक है। तो जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो दिस इज द पोजिशन योर बॉडी, ये हमारी जो क्या है, शरीर की एक स्थिति है। मुद्रा वह स्थिति है जो आपके शरीर की होती है जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं अथवा लेटे होते हैं। ये बताता है कि कोई व्यक्ति खड़े होने, बैठने और गति के दौरान का मतलब क्या है, चलते या दौड़ते समय अपने शरीर को कैसे संभालता है। और जब हम पोस्चर की बात करते हैं ना, इस पर कई कारक असर डालते हैं। जैसे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, अगर मान लो आपका दिन भर बैठ के करने वाला काम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गर्दन झुकती रहेगी। और अगर आप इस पर ध्यान भी नहीं देते, जैसे इस इमेज में आप देखेंगे कि लोग कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क इस तरह के होते हैं। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बिल्कुल ठीक से बैठते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट जो गर्ल है बिल्कुल सीधी बैठी है, ये आप झुक के बैठ रहे हैं, बिल्कुल झुक के बैठ रहे हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग जो पोजीशन है आपकी बॉडी की काम करते हुए, तो अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, गर्दन झुका के ज़्यादा काम करते हैं और खड़े भी होते हैं, तो आपकी गर्दन झुकी रहती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आपके बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके शोल्डर में पेन होता है, आपके बैकबोन में पेन होता है, आपके नेक में पेन होता है। ठीक है। और आपकी मसल मास कैसी है, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पतले हैं, किस तरह की आपकी डेली एक्टिविटी बैठ के काम करने की है, या आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जो क्वालिटीज़ जो होती हैं बाय बर्थ हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपके पोस्चर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जिसमें से लाइफस्टाइल है, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत पोस्चर है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और आप अपने जो मतलब जो ये इस तरह के जो फिजिकल जो पेन होते हैं, चाहे नेक की बात करें, शोल्डर की बात करें, बैकबोन की बात करें, कमर की बात करें, घुटने की बात करें, इनको आप कम कर सकते हैं। अब हम गुड पोस्चर की बात करते हैं। सही मुद्रा क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक करेक्ट पोस्चर है और एक इनकरेक्ट पोस्चर। आप खड़े होने का तरीका, आप सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। और किस तरह से स्ट्रेट हमें खड़े होना है कि आपकी जो बैकबोन है, आपका जो शोल्डर है, आपका जो ईयर है, कान है, तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है। तब हम कहेंगे खड़े होने का अच्छा पोस्चर है। लेकिन गलत पोस्चर क्या है, इनकरेक्ट पोस्चर क्या है, कि आपका जो बैकबोन है, ठीक है, आपका शोल्डर है और आपका जो ईयर है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक लाइन में नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, इनकरेक्ट पोस्चर। इसी तरीके से हम बैठने के भी तरीके होते हैं। गुड पोस्चर इज व्हेन योर ईयर्स आर अलाइंड इवनली ओवर योर शोल्डर। की अच्छी मुद्रा तब होती है जब आपके कान आपके कंधों पर एक सीध में हो, जैसे हमने इससे पहले की इमेज में देखा। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को भी एक सीध में लाने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स
टू मेंटेन दीज नेचुरल कर्व्स, की यह इन प्राकृतिक वक्र को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अगर आप एक सीध में खड़े होते हैं, आपका जो बैकबोन है, शोल्डर है, आपके जो कान है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो ये हमारा नेचुरल कर्व है। नेचुरल कर्व क्यों है? क्योंकि जब एक लंबी ह्यूमन ने एक लंबी जर्नी तय की, हम कहते हैं ना, पहले हम चिंपैंजी हुआ करते थे, धीरे धीरे जो चिंपैंजी की एक जो स्पीसीज थी जाती थी, धीरे धीरे वो मनुष्य का रूप उसने लिया। पहले 4 पैरों पे, फिर 2 पैरों पर, फिर वो सीधा खड़ा होना सीखे। और जब बिल्कुल सीधा खड़ा होना सीखे तो उसे हम क्या कहते थे? होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस है वो हमारा साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, ठीक है, मनुष्य का। तो वो बिल्कुल नेचुरल कर्व था। तो हमें क्या करना है कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो डेली कि हम उस नेचुरल कर्व्स को बनाए रखें, ना कि हम अपनी डेली एक्टिविटी जो है, जो हमारी वर्किंग लाइफ है, उससे हम इस नेचुरल कर्व्स को खराब करें। ठीक है, तो जब हम गुड पोस्चर की बात करते हैं तो गुड पोस्चर क्या है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन दीज नेचुरल कर्व्स, की ये इन प्राकृतिक वक्र को बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड स्ट्रेनिंग द मसल ग्रुप नीडेड टू डू डेली एक्टिविटीज़ की है, रोजाना के काम करने के लिए जरूरी मांसपेशी समूह पे पड़ने वाले जोर को कम करता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे इसमें आप दो इमेज देख रहे हैं, फर्स्ट जो है गलत पोस्चर है बैठने का। अगर आप गर्दन झुकाएंगे तो आपकी गर्दन पे, आपके नेक पे, आपके पीठ पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बैठेंगे तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी पे मसल्स पे कम जोर पड़ेगा। तो सेकंड वाला जो है वो क्या है? बैठने का एक सही तरीका है। अब हम टाइप ऑफ पोस्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप दो तरह के पोस्चर देख रहे होंगे। फर्स्ट में क्या है? इंसान की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सेकंड में वो एक जगह बैठ के काम कर रहा है। तो जिस पोस्चर में क्या होता है कि हम गति करते हैं, हमारी मूवमेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक पोस्चर। और जिसमें हमारा जो बॉडी है बिल्कुल स्टेबल, स्थिर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक पोस्चर। ठीक है, तो डायनेमिक पोस्चर, बॉडी पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट, कि गति के दौरान शरीर की स्थिति, जैसे पहले इमेज में हम देख रहे हैं। और दूसरा स्टैटिक पोस्चर क्या है? बैठे खड़े रहते हुए शरीर की स्थिति, जिसमें शरीर एक पोजीशन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, सही मुद्रा का क्या महत्व है? तो इसके महत्व की भी हम बात करते हैं। एवरीवन्स पोस्चर इज डिफरेंट, कि हर किसी की मुद्रा अलग होती है, बैठने की, खड़े होने की, चलने की, भागने की, दौड़ने की, लेटने की। लेकिन मेंटेनिंग गुड पोस्चर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, की सही मुद्रा बनाए रखना बहुत मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सही पोस्चर में नहीं खड़े होंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं आप भागेंगे, दौड़ेंगे, लेटेंगे, तो क्या होगा? आप अगर 4 लोगों में खड़े हैं तो फिर आप अलग से, आपकी गर्दन झुकी दिखती है, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी कम करते हैं। ठीक है, तो सही मुद्रा बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स, की हम मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों पर खिंचाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे और गर्दन को एक सीध में लाने में मदद मिलती है, आपका शरीर झुकता नहीं है। इट कीप्स योर बॉडी इन अ स्टेबल एंड कंफर्टेबल पोजिशन, की है आपके शरीर को एक स्थिर और आरामदायक दिशा में रखता है। यह अच्छी सेहत बनाए रखने और चोट से बचने में सहायता करता है। कमर के नीचे हिस्से का दर्द कम होता है इससे। इट इम्प्रूव्स योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इससे आपका जो शरीर है लचीला होता है, बेहतर होता है, देखने में सुंदर लगता है। आप कभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सही पोस्चर क्या है, कि आपका जो बैकबोन है, आपका शोल्डर है, आपके जो कान है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में रहने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप अक्षय कुमार को देखो, कभी आप उसको बैठते हुए देखेंगे, कभी आप उनको खड़े होते हुए देखेंगे, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो देख के भी अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छी पर्सनैलिटी है, अपने हेल्थ को मेंटेन करता है। तो ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल, अगर आप बैठते हैं तो सही तरीके से बैठिए। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, लेकिन हाँ, अगर बैठते हैं तो आप बिल्कुल सही तरीके से बैठिए, खड़े होते हैं तो सही तरीके से खड़े होइए, चलते हैं तो सही तरीके से चलिए। इससे किसका फायदा होगा? इससे आपका फायदा होगा, आप सबका बेनिफिट होगा। ठीक है, आपके बॉडी में, मसल्स में पेन कम होगा, आपका जो बॉडी है फ्लेक्सिबल रहेगी। इसके अलावा यू हैव मोर एनर्जी, आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है, बीमारी में आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके सिर में दर्द कम होता है, शोल्डर एंड नेक पेन इज रिड्यूस, की कंधों और गर्दन में दर्द कम होता है, और आपका जो डाइजेशन है बेहतर होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है।
अब हम कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स की बात करते हैं और इसके रेमेडियल एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स क्या है कि जैसे हम फुट की बात करते हैं, एक नॉर्मल फुट है और एक फ्लैट फुट है, ठीक है। तो एक जो फ्लैट फुट है वो वैसा रहना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बैलेंस के लिए वो ठीक नहीं होता। और इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं, एक नॉर्मल शोल्डर है और एक राउंड शोल्डर है, बिल्कुल झुक जाता है। और एक काइफोसिस की हम बात करते हैं जिसको हम कुबड़ापन कहते हैं। और अगर हम लेग के बीच में गैप की बात करें तो एक बो लेग्स है जिसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल लेग्स है और एक नॉक नी है जिसमें हमारे जो नीज जो होते हैं दोनों एक दूसरे के मतलब टच करने लगते हैं। तो कभी आप पुलिस या मिलिट्री के आप ट्रेनिंग में जाइए, फिजिकल में वहाँ पे आप जाएंगे, तो अगर आपके बो लेग्स होंगे या नॉक नी होगा तो आपको बाहर कर देंगे। जिसके नॉर्मल लेग्स होते हैं उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस मीन्स दैट द बॉडी पार्ट्स आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली। इसका मतलब है कि जब हम कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि शरीर के अंगों की सही सिधाई का ना होना, बैठते हुए, खड़े होते हुए, पैरों की अगर हम देखें, जिस व्यक्ति को ये समस्या होती है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा कि फ्लैट फीट हो गया, राउंड शोल्डर हो गया, काइफोसिस हो गया, नॉकनीस हो गया, बो लेग्स हो गए। वॉट आर द मेन कॉजेस ऑफ पुअर पोस्चर, की खराब मुद्रा के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि इंजरी टू अ बोन, की हड्डी, लिगामेंट्स या मसल में चोट लगने के कारण कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उस हिस्से के कारण इस तरह की समस्या हो। बीमारी की वजह से जोड़ों की ताकत और मोबिलिटी कम हो जाती है। कुबड़ापन या सपाट पैर जैसे दोष आनुवंशिकता के कारण भी हो सकते हैं जो बाय बर्थ आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसके अलावा ओवर वर्क या फटीग कैन ऑल्सो कॉज पुअर पोस्चर, की ज़्यादा काम या एक जगह बैठ के आप दिन भर आप चेयर टेबल पर बैठ के काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा काम, थकान की वजह से आपका जो पोस्चर है ख़राब हो जाता है। और ये भी कारण हो सकता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल। अब रेमेडियल एक्सरसाइज क्या है कि हर दोष को ठीक करने के लिए सही ध्यान और खास उपचार की जरूरत होती है। कुछ दोष नियमित व्यायाम से ठीक हो जाते हैं और कुछ के लिए मेडिकल मदद हमें लेनी पड़ती है। तो इसके लिए देखिए हमें जरूरी, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक सही तरीके से बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, चलना चाहिए, सोना चाहिए। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट जो है वो बिना क्या कहते हैं सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ब्रेसिस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, जैसे सर्जरी होती है तो मतलब ये रेमेडियल एक्सरसाइज हैं कुछ इसके लिए, कि नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीट। आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम रिक्रिएशन की बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनोरंजक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रिक्रिएशन होता क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, और स्कूल्स में किस तरह के रिक्रिएशनल प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने कुछ इमेजेस हैं। एक इमेज अगर आप देखेंगे तो बच्चे डांस कर रहे हैं, सेकंड में देखेंगे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, थर्ड में देखेंगे तो बच्चे क्या है, वृक्षारोपण कर रहे हैं या ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं स्कूल में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, ताकि बच्चे पढ़े भी, सीखें भी, और अदर एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का स्किल डेवलप हो, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप है हो, बच्चे साथ मिलकर काम करना सीखें, बच्चों का स्कूल के प्रति, पढ़ाई के प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी डेवलप हो। इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम है किए जाते हैं, तभी तो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, तभी तो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिक्रिएशन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स इन स्कूल। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन की बात करें, मनोरंजक का क्या अर्थ है, तो दीज आर एक्टिविटीज डन फॉर एंटरटेनमेंट, प्लेजर एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग फ्री टाइम। की स्कूल की अगर हम बात करें तो एक खाली समय के दौरान मनोरंजन, आनंद और विश्राम के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं। इन स्कूल दिस इंक्लूड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड गेम्स, की विद्यालयों में इसमें खेल, कला और मतलब इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं।
इट इज़ अ वॉलंटरी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस की एक स्वैच्छिक है, मतलब यहाँ पे बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, बच्चे अपने मन से अलग अलग जो एक्टिविटी हैं गतिविधि हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में कोई बच्चा क्रिकेट में जा रहा है, कोई फुटबॉल में जा रहा है, कोई बच्चा रेस में जा रहा है, तो अलग अलग जो एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ कोई बच्चा ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट इज़ अ वॉलंटरी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इट इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट की है, विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में उपयोगी है, क्योंकि स्कूल में बच्चा अगर डेली जाएगा सिर्फ टीचिंग लर्निंग होगी तो बच्चा धीरे धीरे बोर होने लगेगा। तो इस तरह के स्ट्रेस को कम करने के लिए इस तरह की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है स्कूल में होती हैं। इट इन्हेंसेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो है मानसिक विकास तो होता ही होता है, लेकिन उसमें बच्चे में साथ साथ बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, बच्चा ग्रुप में मिलकर काम करना सीखता है, बच्चों का क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। These are organized to refresh the body and mind after fatigue from daily routine task। ये दैनिक नियमित कार्यों से थकान के बाद शरीर और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए आयोजित की जाती हैं इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं स्कूल में। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज एज डाइवर्स एज हाइकिंग, रीडिंग, कैंपिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, डांसिंग की इसमें लंबी पैदल यात्रा हो सकती है, पढ़ना हो सकता है, शिविर हो सकता है, खेलना, नृत्य करना, पिकनिक, ऐसे बहुत सारे जो है प्रोग्राम हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बैलेंस फिजिकल हेल्थ, मेंटल रिलैक्सेशन एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम अगर इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, के तनाव, अवसाद और चिंता को कम करता है, यह बीमारियों का खतरा कम करता है, जीने की उम्मीद को बढ़ाता है, बच्चों को स्कूल में आना अच्छा लगता है, बच्चों को अपनी क्लास में अच्छा लगता है। इट इम्प्रूव्स मूड, इससे बच्चों का जो मूड है, मनोदशा है, वो बेहतर होती है। इट मेक्स स्टूडेंट फील मोर इंटरेस्टेड इन स्कूल, कि विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करता है। स्टूडेंट इंजॉय कमिंग टू स्कूल, कि बच्चे विद्यालय जाना बहुत, मतलब बच्चों को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे स्कूल जाने में खुशी महसूस करते हैं। इट हेल्प डेवलप सोशल स्किल एंड करेक्टर, के सामाजिक कौशल और चरित्र निर्माण में भी सहायक है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं, रोल प्ले करते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो इनमें बच्चों में सोशल स्किल आती है, बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। इट प्रमोट टीम वर्क, के समूह कार्य को बढ़ावा देते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास में भी सहायक है। मान लो किसी बच्चे को डांस बहुत अच्छा लगता है, उस स्कूल में जो भी डांस प्रोग्राम है, कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, और आगे चल के धीरे धीरे जब बच्चा ट्वेल्थ करेगा, आगे ग्रेजुएशन करेगा या उसके बाद, तो वो डांस को एज अ प्रोफेशन भी चूज कर सकता है, इस फील्ड में बच्चा आगे बढ़ सकता है। कोई बच्चा स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, आगे जाके स्पोर्ट्स में वो खुद को वो अपना करियर चूज कर सकता है, उसमें अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं बच्चों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखती हैं। यह काम या पढ़ाई के दौरान जो बच्चों की ऊर्जा खो जाती है, मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो उस जोश को वापस पाने में मदद करता है। यह एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ क्योंकि हम कहते हैं ना, पढ़ने के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी है, खेलना, ये सारी चीज़ें जरूरी है। इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वेलबींग, कि यह शैक्षणिक प्रदर्शन और कल्याण को भी बेहतर करता है। रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स इन स्कूल, के विद्यालयों में कौन कौन से अब कार्यक्रम होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स होता है, इंडोर आउटडोर जो गेम्स होते हैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स होता है, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। आउटडोर एक्टिविटी में कैंपिंग, फील्ड ट्रिप्स हो गए, नेचर वॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड हॉबीज़ हो गए, जिसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा शांत गतिविधियाँ, जिसमें रीडिंग, बोर्ड गेम्स, पजल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह के रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स स्कूल में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें स्विंग भी होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, जूडो, कराटे, इस तरह की चीज़ें भी होती है।
आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे एंड इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या बचाव हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं और उसके बचाव। तो देखिए, जब हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अ ब्रॉड टर्म। समान स्वास्थ्य समस्याएं एक व्यापक शब्द है। यह उन चिकित्सा स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है जो आबादी के एक बड़े हिस्से को उनके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रभावित करती हैं। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसके एक ज़्यादातर हिस्से को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे हम देखते हैं शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। चाहे एयर पॉल्यूशन की है बात करें, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, हम देख रहे हैं धीरे धीरे गांव में रहने वाले लोग माइग्रेट होकर शहर आ रहे हैं और शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो जिससे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा हम देखते हैं अल्कोहलिज्म, शराब की लत, स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। तो ये जो हैं क्या हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना आबादी के एक बड़े हिस्से को करना पड़ता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, तो एक्सीडेंट आर अ लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी एंड डेथ अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो दुर्घटनाएं सभी उम्र के लोगों में चोट और मौत का एक बड़ा कारण हो सकती हैं। एक्सीडेंट में लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और उनके शरीर को, किसी के सर पे चोट लग जाती है, किसी के हाथ पे लग जाती है, किसी के पैर पे लग जाती है। तो इस तरह से किसी को इंजरी होती है, चोट लगती है, तो इस चोट से इंसान पूरे जीवन भर पीड़ित हो सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो देखिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की हम बात करें, ठीक है, गाड़ियों में हो सकती है या गाड़ियों से पैदल चल रहे लोगों को हो सकती है। इसके अलावा फॉल्स की बात करें, गिरना की बात करें, तो कहीं लोग क्या है कि आते जाते हुए मान लो फर्श पे उनका पैर स्लिप हो गया, स्टेयर्स पे उनका पैर स्लिप हो गया, ठीक है, तो गिर सकते हैं कहीं से। पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो गलत दवाएं या जो जहरीली दवाएं हैं उनको ले लेना। इसके अलावा अगर हम ड्राइविंग की बात करें, डूबने की बात करें, तो बाथ टब, पुल, पानी की गुदरी जगहों में मतलब डूब जाना, किसी को तैरना नहीं आता, मतलब कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और हर साल हजारों लाखों लोग इन घटनाओं के कारण, अलग अलग जो एक्सीडेंट के टाइप्स हैं, इसकी वजह से वो अपनी जान गंवा देते हैं या उनके जो अपने शरीर को नुकसान मतलब पहुंचता है। इसके अलावा फायर्स हो गया और बर्न्स हो गया, कि खराब वायरिंग अथवा जाने अनजाने में आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है। किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान किसको होता है, लोगों को होता है। या तो उनकी जान चली जाती है, नहीं तो उसका असर उनके हेल्थ पे पड़ता है, उनके शरीर पे पड़ता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है, अगर हम एक्सीडेंट हमने जान लिया, इसके रोकथाम की रणनीतियाँ क्या है। तो देखिए, लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करना। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, आ, हम रेड लाइट पे गाड़ी को रोक लेंगे, ग्रीन पे गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है, और जिस जगह से रोड क्रॉस करना चाहिए वहाँ से लोग रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने से पहले अपने दोनों साइड देख लेंगे। तो मतलब जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना है, तो हम एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। इसके अलावा हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी है, ठीक है, हेलमेट लगाना है और नशे में गाड़ी नहीं चलाना है। जब हम चलते हैं तो हमें ध्यान दे के चलना है और चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है।
और जो जहरीली दवाएं हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। और अगर बच्चे किसी भी पानी के स्रोत के आसपास, नदी है, तालाब है, समंदर है, अगर बच्चे उसके आसपास खेलते हैं तो बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं। अब अगर है हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, तो देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, इससे पीड़ित है। चाहे हम लैंड पॉल्यूशन की बात करें, और शहर साइड में तो ये हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लैंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इससे तात्पर्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करना है। इससे जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सब पे बुरा असर पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है? आ, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनसे जो उत्सर्जन होता है, धुएं निकलते हैं, केमिकल निकलता है। और जो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो वाहनों के धुएं, जीवाश्म ईंधन, कोयला और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनसे जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जो फैक्ट्रीज हैं, इनसे जो केमिकल निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नदियों में मिल जाती हैं, समंदर में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक औद्योगिक कचरे, सीवेज, कृषि अपशिष्ट द्वारा जल निकायों को दूषित होना। इसके अलावा सोइल पॉल्यूशन। तो सोइल पॉल्यूशन किस तरह से होता है? जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें जो कीटनाशक है उसको डालना, और जो कचड़े हैं, ठीक है, उसको डालना, अपशिष्ट के अनुचित निपटान की, प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जला देना, ज़मीन भी खराब होती है, ठीक है, और हवा भी खराब होती है। तो इससे मिट्टी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आती है। और नॉइज़ पॉल्यूशन की अगर हम देखें तो अत्यधिक या अवांछित ध्वनि जो मानव या पशु जीवन को बाधित करती है। तो ये अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है। और आप सब इन जो अलग अलग ये टाइप्स के पॉल्यूशन है ना, इनसे हम इनका डेली अपनी लाइफ में सामना करते हैं। जैसे दिल्ली में हम सब रहते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली में इतना एयर पॉल्यूशन है कि दिल्ली में रहना मतलब डेली आप 30 से लेके 35 सिगरेट आप डेली आप मतलब पीने के समान है यहाँ पे रहना। यहाँ की हवा ऐसी है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी, आप सीधा पानी जो है आप पी नहीं सकते। तो इस तरह की जो मतलब पॉल्यूशन है उसका सामना शहर में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। और इसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है? सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, चाहे हम अस्थमा की बात करें, ठीक है, चाहे हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, वाटर बोर्न डिजीज हो जाती हैं, पानी से संबंधित समस्याएं, चाहे हैजा की बात करें, टाइफॉइड की बात करें, ठीक है, कैंसर, और जो डेवलपमेंटल इशू हैं कि बच्चों का सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, उनको हेल्थ इशू आ जा रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड हेयरिंग लॉस की, नॉइज़ पॉल्यूशन से बात करें तो तनाव है, सुनने की क्षमता कम हो जाना, इस तरह की मतलब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं। अब इसके प्रिवेंशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं रोकथाम की? तो देखिए, जब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, कि कम करें। हमें यूज जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करना है। हम जो भी चीज़ हम यूज करते हैं पॉसिबल हो तो रीयूज करना है, उसको रिसाइकल करना है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, वॉक, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है। और एनर्जी कंजर्वेशन, बिजली की जो खपत है कम करनी है। अगर बिजली का, लाइट का अगर यूज हम ना कर रहे हो तो स्विच ऑफ कर देना है हमें। इसके अलावा एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस की, प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बनाए गए जो भी सरकार के नियम हैं उसका हमें पालन करना है। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी फैलाने से हमें बचना है। और जो खतरनाक कचड़े हैं, कूड़े कचड़े हैं, उनका हमें सही तरीके से निपटान करना है, इधर उधर हमको नहीं फेंकना। जो कूड़े कचड़े की गाड़ियाँ होती हैं वहीं पे हमें डालना है। अब अगर हम ओवर पॉपुलेशन की बात करें, अधिक जनसंख्या की बात करें, तो हम देखते हैं कि शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। गांवों से लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, अलग अलग रीज़न की वजह से।
तो इससे क्या हो रहा है कि शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, हम रोटी कपड़ा मकान पानी और इन सारी जगह की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों की हम देखते हैं कि किल्लत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता, और साफ़ पानी क्या, लोगों को पानी ही नहीं मिलता। ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। आप शहर साइड में देखें तो कूड़ा कचरा हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये सब क्यों होता है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो अधिक जनसंख्या तब होती है जब लोगों की संख्या किसी क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, जिससे संसाधनों की कमी और पर्यावरण का क्षरण होने लगता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो भारत से डबल है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से भी कम है। लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो साइज में दिल्ली बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया जितनी है। ठीक है। तो अधिक जनसंख्या तब होती है जब लोगों की जनसंख्या संख्या किसी क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे जो लोगों का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जितनी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोगों को तमाम, चाहे हम वोटर की बात करें, हम पार्किंग की बात करें, ठीक है, हम स्पेस की बात करें, हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रिसोर्स स्कैर्सिटी की, संसाधनों की कमी, इसके कारण कुपोषण, स्वास्थ्य के खराब परिणाम सामने आने लगते हैं। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे देखें, आप देखोगे कि सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोग नंबर लगाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे होते हैं। एक एक बेड पे दो दो तीन तीन चार चार लोग होते हैं। क्यों? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। इंक्रीज स्प्रेड ऑफ डिजीज की, बीमारियों का बढ़ता प्रसार। और ऐसे में हम देखेंगे जैसे कोविड था तो शहरों में वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला। क्यों फैला? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। उच्च जनसंख्या घनत्व संक्रामक रोगों के संचरण को आसान बना देते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। जो हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे लोगों का ज़्यादा, मतलब जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उन पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मांग में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, इसके परिणामस्वरूप हवा और पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, तो प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ काम करना। फैमिली प्लानिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो। ठीक है, आप उतना ही बच्चा आप करो जितना आप उनको सही से ध्यान दे सकें, सही से एजुकेशन दे सकें, एक अच्छी एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, की महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से संसाधन का यूज करना ताकि हम आज भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और फ्यूचर में भी हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज कम ना हो। एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करना है, एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो समुदायों को अधिक जनसंख्या के प्रभाव के बारे में शिक्षित करना। अब अगर हम अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, शराब की लत जो है बहुत गलत। तो जब हम अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, शराब की लत की बात करते हैं, तो शराब की लत, जिसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर AUD भी कहा जाता है, एक पुरानी बीमारी है। इसकी मुख्य विशेषता सामाजिक, व्यावसायिक या स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल परिणामों के बावजूद शराब के उपयोग को रोकने या नियंत्रित करने में असमर्थता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने जो अल्कोहलिज्म है, शराब है, इसको बंद कर दिया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, अक्सर शराब जो है इसका ज़्यादा सेवन करने की वजह से ही हो जाती है। और आजकल अगर हम देखते हैं तो जो हमारा जो यूथ है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वहाँ से ये लत धीरे धीरे बच्चों को लग जाती है। और जो उनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है, सोशल पीस के लिए ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस हो सकती है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, इंक्रीज कैंसर रिस्क, ठीक है, मुंह, गले, ग्रास नली, लीवर या स्तन कैंसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाना चाहिए, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज की, और रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग गाइडलाइंस की, प्रमोटिंग मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन की, लोगों को एक निश्चित मात्रा में पीना चाहिए, उससे अधिक नहीं। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू काउंसलिंग थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप की, जिन लोगों को इसकी लत ज़्यादा लग जाती है, आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग थेरेपी उपलब्ध कराना। अर्ली इंटरवेंशन, शराब की समस्याओं की जल्दी पहचान करना, उन्हें दूर करना। एंड रेगुलेटिंग अल्कोहल अवेलेबिलिटी की, कंट्रोलिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रखना। फिर हम बात करते हैं स्मोकिंग की, धूम्रपान की। तो जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं, धूम्रपान की बात करते हैं, तो धूम्रपान मुख्य रूप से शायद तंबाकू का धूम्रपान है। जलते हुए तंबाकू के धुएं को सांस के साथ अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है स्मोकिंग। यह रोकी जा सकने वाली बीमारियों और अकाल मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए ये अच्छा नहीं है। और इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सांस से संबंध बीमारियां हो सकती हैं, हमें हार्ट डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, कैंसर भी इससे हो सकता है। तो फिर करना क्या चाहिए? ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस इम्यून फंक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी है कमज़ोर हो सकती है। और अगर फीमेल की बात करें तो गर्भावस्था की जटिलताएं, समय से पहले बच्चे का जन्म, जन्म के समय बच्चे का कम वजन, ठीक है, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, धूम्रपान के नुकसानों को उजागर करने वाली सार्वजनिक अभियान चलाना चाहिए, धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, और इंक्रीज टैबाको टैक्सेस की, तंबाकू करों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि लोग इसको ज़्यादा ना लें। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा सकता है, और एज रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि 18 साल से कम बच्चों को इस तरह की जो सिगरेट है, अल्कोहल है, उनको नहीं दें। फिर हम ड्रग एब्यूज़ की बात करते हैं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। अगर हम इसकी बात करें तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है, SUD, शराब और अवैध दवाओं सहित मनोसक्रिय पदार्थों का हानिकारक या खतरनाक उपयोग है। तो इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता की, बच्चे क्या हैं, धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं और इसके बिना रह नहीं पाते। और अगर इसको लेते हैं तो इससे उनके शरीर को फिजिकली और मेंटली जो है उनको नुकसान होता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है, मौजूदा स्थितियों का बिगड़ना या नई समस्याओं, मनोविकृति, अवसाद, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, HIV, हेपेटाइटिस फ्रॉम शेयर नीडल्स की, एक जो नीडल है एक ही साथ अगर एक लोग, दो लोग, तीन लोग लगाएं तो इस तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, अंगों की क्षति हो सकती है, लीवर, किडनी, हार्ट, मस्तिष्क, इन सबको नुकसान हो सकता है। और डोज अगर ले लेते हैं तो अत्यधिक मात्रा में सेवन के संभावित घातक परिणाम हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, और इसके अलावा एक्सेस टू ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट तक लोगों की पहुंच, तो एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, थेरेपी एंड मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट, तो पुनर्वास कार्यक्रम, थेरेपी और दवा सहायता प्राप्त उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ड्रग अब्यूज है, नशीली दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसको रोका जा सकता है। तो अगर अवेयरनेस होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अवेयर किया जाएगा कि ये आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें इसकी वजह से आप खो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम की, नुस्खे वाली दवाओं की निगरानी, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के दुरुपयोग को रोकना। और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट की, नशीली दवाओं की तस्करी और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना। तो मतलब ये अलग अलग जो स्ट्रेटजीज है, रोकथाम की रणनीतियाँ हैं जिससे इसको रोका जा सकता है।
आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, तो दिस इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कि यह एकीकृत विषय है। क्यों एकीकृत विषय है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें हम हेल्थ एजुकेशन की भी बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की भी बात करते हैं और योगा की भी बात करते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट जो हैं उसको मिलाकर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बना है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ साथ इट फोकसेस ऑन फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू नॉलेज अबाउट हेल्थ, कि स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी केंद्रित है। तो इसीलिए हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत विषय सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इट टीचेस स्टूडेंट टू मेक हेल्दी चॉइसेस। तो ये बच्चों को क्या बताता है? मेक हेल्दी चॉइसेस, कि हमें अपने लाइफ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए हमें हेल्दी चॉइसेस को अपनाना चाहिए। हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमें हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, हमें किस पोस्चर में रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेवलप मोटर स्किल, चाहे हम फाइन मोटर स्किल की बात करें, चाहे हम ग्रोस मोटर स्किल की बात करें। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ खाना है, कब खाना है और कौन से ऐसे फूड है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, जो कौन से फूड ऐसे हैं जिससे हमें दूर रहना जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड कमिट टू अ लाइफ टाइम ऑफ वेलबींग, तो यह विद्यार्थियों को स्वस्थ विकल्प चुनना, मोटर कौशल विकास करना, पोषण को समझना और जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाता है। यह शारीरिक गतिविधि, जिसमें चाहे हम गेम्स की बात करें, खेल की बात करें, योग की बात करें, ठीक है, योग की बात करें, को स्वास्थ्य शिक्षा, सफाई, पोषण, सुरक्षा, मानसिक सेहत के साथ मिलाकर फिट, स्वस्थ और जिम्मेदार मनुष्य बनाता है। तो मतलब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जहाँ पे बच्चे थ्योरी भी सीखते हैं और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करके भी बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे शारीरिक गतिविधि, प्रैक्टिकल, चाहे हम गेम की बात करें, खेल की बात करें, और स्वास्थ्य शिक्षा, थ्योरी, सफाई, पोषण, सुरक्षा, मानसिक सेहत, दोनों ही चीजें साथ यहाँ पे चलती हैं। अब हम इसके जो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उस पर हम बात करते हैं। इट इज इंटरकनेक्टेड विद वेरियस सब्जेक्ट इनहेंसिंग ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, की ये अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है जिससे सीखने का पूरा अनुभव बेहतर होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो HP इंटीग्रेट साइंस, और इसके जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, चाहे हम एनाटॉमी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, मेकिंग साइंस मोर प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल, कि यह शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, पोषण जैसी अवधारणा को जोड़ता है। जो साइंस की चीज़ें हैं, इससे विज्ञान ज़्यादा प्रायोगिक और संबंधित बन जाता है। तो इस तरह से हेल्थ एंड फिजिकल जो एजुकेशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें एनाटॉमी की बात की जाती है, फिजियोलॉजी की बात की जाती है, न्यूट्रिशन की बात की जाती है। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व मेजरमेंट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, रेनफोर्सिंग मैथ स्किल्स। ये मतलब मैथ के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें फिजिकल मापन है, जैसे बच्चों की हाइट, वेट और इन चीज़ों की बात की जाती है कि बच्चों के एज के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए। और जब मेडिकल चेकअप होता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इसी बेस पे जो डाटा विश्लेषण जो है एनालिसिस से किया जाता है, ठीक है। तो जिससे गणित कौशल मजबूत हो जाता है। और लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट का बेस है। अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज होगी तभी आप बाकी चीज़ें सीख पाओगे। तो इट इनकरेजेस कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड एक्सप्रेशन थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, डांस और योगा, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, खेल होता है, योगा होता है, और जो बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए HP जो है वो लैंग्वेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें
तो हमें पता है कि अलग अलग जो कल्चर हैं, ठीक है, हर देश का, हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर है, और उस कल्चर के हिसाब से अलग अलग खेल हैं, गेम है, ठीक है। तो जितने भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम की बात करते हैं, किसी ना किसी कल्चर, अलग अलग कल्चर के अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं। तो खेल और शारीरिक गतिविधियों में सांस्कृतिक अंतर को समझने से विद्यार्थियों की समाज के बारे में समझ बढ़ती है, क्योंकि हर खेल का जुड़ाव किसी न किसी संस्कृति से भी होता है। और आर्ट एंड म्यूजिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू मूवमेंट, रिदम एंड म्यूजिक इन्हेंसिस एस्थेटिक एप्रिसिएशन। हम देखते हैं ना, आजकल आप किसी जिम में चले जाओ, योग में चले जाओ, तो उसके साथ म्यूजिक होता है, जिससे हम कंसंट्रेशन जो है हमारा और बढ़ सकता है, हमारा इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। आप अगर कहीं जिम ज्वाइन करते हैं, कहीं योग में जाओ, तो आप देखना वहाँ पे म्यूजिक आपको मिलेगा, ताकि आपका जो रिदम है अच्छा रहे, बना रहे। तो इसलिए एचपी का जो संबंध है कला एंड जो आर्ट एंड म्यूजिक है उसके साथ है। आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में एंड कंसर्न फॉर एचआईवी एड्स। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स एजुकेशन एंड कंसर्न फॉर एचआईवी एड्स की यौन शिक्षा और एचआईवी एड्स के लिए चिंताएं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, यौन शिक्षा की बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, रिलेशनशिप एंड पर्सनल सेफ्टी। की जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, यौन शिक्षा की बात करते हैं, तो मानव जीवन विज्ञान, रिश्तों और व्यक्तिगत सुरक्षा को समझने का एक व्यापक तरीका है। इससे हमें ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में हेल्प मिलती है, ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में हेल्प मिलती है, और जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है उसको समझने में हेल्प मिलती है। तभी तो हम कंसर्न फॉर एचआईवी एड्स की हम बात करते हैं कि किस तरह से सेक्स एजुकेशन के द्वारा, यौन शिक्षा के द्वारा जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकती है, ह्यूमन बायोलॉजी को समझा जा सकता है, और जो एचआईवी एड्स है इसको कम किया जा सकता है। It provides individual with the knowledge and skill to make informed and healthy decision about their bodies and relationship। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये व्यक्तियों को अपने शरीर और रिश्तों के बारे में सूचित और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। दिस इंक्लूड्स बायोलॉजिकल फैक्ट्स, सेक्सुअल हेल्थ, रिलेशनशिप सेफ्टी। कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैविक तथ्य आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, सेक्सुअल हेल्थ है, रिश्ते हैं, सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें शामिल होती हैं। जब हम बायोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को, जानने को मिलती है, चाहे हम एनाटॉमी की बात करें, शरीर की रचना, चाहे हम रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन, चाहे हम प्यूबर्टी की बात करें, यौवन, जिससे हम कहते हैं ना, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं टीनेज, जो 13 से लेके 19 तक की एज होती है। तो उस बारे में, उस विषय में, और बच्चों में जो चेंजेस होते हैं उनका क्या असर होता है बच्चों पे, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और उस टाइम किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, की यौन संचारित संक्रमण और अनचाहे गर्भ को किस तरह से रोका जाए। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग कंसेंट, बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए रिलेशनशिप में, हेल्दी कम्युनिकेशन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, किस तरह का कम्युनिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी, रिकग्नाइजिंग एंड रिपोर्टिंग अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन, की दुर्व्यवहार या शोषण को पहचानना और इसकी रिपोर्ट करना। आपको पता होगा कि जब बच्चा प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टेज में जाता है तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, गुड टच और बैड टच, की बॉडी के किस हिस्से पे अगर आपको कोई टच करे तो हम कहेंगे कि ये बैड टच है, ठीक है। ताकि छोटे बच्चों के साथ भी इस तरह का कुछ होता है तो अपने घर में आके बता सके कि आज बैड टच हुआ है, ठीक है। तो जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो इस तरह की सारी चीज़ें सेक्स एजुकेशन में हमें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है, जिससे क्या है कि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके, ह्यूमन बायोलॉजी का भी पता लगाया जा सके, और रिलेशनशिप को भी बेहतर किया जा सके, ठीक है। When sex education is integrated into the context of HIV/AIDS, it becomes a vital tool for
पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल एम्पावरमेंट, कि जब यौन शिक्षा को एचआईवी एड्स के संदर्भ में जोड़ा जाता है तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के द्वारा ही एचआईवी एड्स जो एक हम कह सकते हैं कि एक बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, इसको कम किया जा सकता है, इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की, तो अपने आप में जो ये टॉपिक है, जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ह्यूमन को अपनी बॉडी के बारे में, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उसको चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सेक्स एजुकेशन में पता चलती है। अब हम बात करते हैं कंसर्न फॉर एचआईवी एड्स की, एचआईवी एड्स के लिए क्या चिंताएं हैं। एचआईवी या एड्स का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जैसे कोई ऐसी बीमारी है जो फैल जाए, मतलब क्यों घबराते हैं लोग। डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इसके बारे में आधी अधूरी बातें ही ज़्यादा फैलती हैं, अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। कोई कह देता है कि ये रोज़मर्रा की चीज़ों से फैल जाता है, कोई बोल देता है कि एचआईवी मतलब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम इस बारे में अगर सही जानकारी की बात करें, तो सच ये है कि सही इलाज या सही जानकारी से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति एक समान जिंदगी भी जी सकता है। एचआईवी एड्स के विषय में कई सवालों पर चर्चा की जाती है, जैसे एचआईवी एड्स कैसे फैलते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका क्या इलाज है, क्या एचआईवी होने पर एड्स होना तय है। तो इस इन मतलब जब हम एचआईवी एड्स की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, तो हम एक एक करके इनके आंसर को देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड एड्स, की एचआईवी और एड्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने भी इमेज है कि एचआईवी क्या है, एक वायरस है, और एड्स क्या है, ये जब वायरस धीरे धीरे शरीर में फैलता है तो एक स्टेज के बाद ये एड्स का रूप धारण कर लेता है। तो एच आई वी एंड एड्स आर नॉट द सेम थिंग बट विद द डिफरेंट कंडीशन। एच आई वी और एड्स एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थितियां हैं। क्या अलग अलग स्थितियां हैं। एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक अवस्था है। एच आई वी शब्द का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जब हम एड्स की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एच आई वी इज़ द बिगनिंग ऑफ द डिजीज एंड एड्स इज़ द फाइनल मोस्ट सीरियस स्टेज। की एच आई वी बीमारी की शुरुआत है और एड्स उसका आखिरी और सबसे गंभीर पड़ाव है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है, और एड्स वह स्टेज है जो कई साल बाद आती है जब एचआईवी कंट्रोल में ना रहे। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाता है तो ज़्यादातर लोगों में एड्स बनता ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि एचआईवी एक वायरस है, और ये वायरस अगर आप समय रहते हुए अपनी जांच नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, और ये वायरस सालों तक आपके शरीर में रहेगा, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा। तो जब इसकी थर्ड स्टेज आती है तो एड्स का रूप धारण कर लेता है, फिर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइम रहते हुए अगर आपको इसके बारे में पता चला और आपने मेडिसिन्स के थ्रू इस पर कंट्रोल कर लिया, तो कभी भी ये वायरस फैलता नहीं है और ना ही एड्स का रूप धारण करता है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एच आई वी एड्स, की एच आई वी एड्स के क्या लक्षण हैं। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो एच आई वी के लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, जैसे हल्का बुखार है, गले में खराश है, थकान है, शरीर में दर्द है, वजन कम होना है। कई बार तो लक्षण दिखते ही नहीं है। इसलिए सबसे कारगर तरीका है इसका पता लगाने का, कि इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो इसके बारे में पता करने का सबसे सटीक तरीका क्या है, कि हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज एच आई वी स्प्रेड, कि एच आई वी कैसे फैलता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की अगर बात करें, आप अगर जो
यौन संबंध बनाते हैं और किसी तरह की सुरक्षा नहीं रखते तो इससे भी चांस होता है। और संक्रमित खून चढ़ाने से, आप किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं या कोई आपको ब्लड चढ़ा रहा है, आप दान दे रहे हैं खून का, तो लेकिन अगर आप HIV आप में है, वायरस है, तो वो भी दूसरे तक जा सकता है। इसके अलावा एक ही सोई सिरिंज कई लोगों द्वारा इस्तेमाल करना, गर्भावस्था में डिलीवरी या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चों को हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खून या खास खास तरह के जो शरीर के फ्लूइड हैं उसके सीधे संपर्क में जाने से भी इस HIV फैल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज़ HIV नॉट स्प्रेड, कि HIV कैसे नहीं फैलता, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि HIV हाथ मिलाने, गले लगने, साथ बैठने, खाना शेयर करने, एक ही कप या प्लेट में खाने, छींकने, खांसने से नहीं फैलता। अगर आपके आसपास कोई HIV पॉजिटिव है तो उससे दूरी बनाना या डरना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दूरी की नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि HIV कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता, क्योंकि जब अवेयरनेस होगी तभी आप इस विषय में जान सकेंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर अ क्योर फॉर HIV और नॉट, कि HIV का इलाज है या नहीं है। तो इसका आंसर है कि HIV को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली कोई दवा नहीं है, लेकिन ART नाम की जो दवा है उसके द्वारा इसका उपचार बहुत असरदार है और HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। ये दवाएं वायरस को कंट्रोल करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, HIV को एड्स बनने से रोकती हैं। और इन दवाओं का अगर आप यूज़ करेंगे, टाइम से ये दवाएं लेंगे, तो आप बिल्कुल एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। और भारत में सरकारी अस्पतालों में जो ART जो है बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। HIV पॉजिटिव होने पे क्या करें? अब क्वेश्चन है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला है कि आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, ART दवाएं शुरू करें और दवाओं को कभी भी बीच में ना छोड़ें। ठीक है, हेल्दी खाना खाएं, नींद लें, अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दें और अपने पार्टनर को बताएं और सुरक्षित संबंध बनाएं। ठीक है, तो देखिए, HIV पॉजिटिव होने पे पैनिक नहीं होना, क्योंकि ART जो मेडिसिन है उससे HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब HIV को कंट्रोल में रहेगा तो इससे आगे चल के एड्स बनने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि आपको HIV है और आप अपनी जांच नहीं करा ले, अपना इलाज नहीं करवा रहे, तो धीरे धीरे वो HIV एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा, तीसरे स्टेज पे जाएगा तो एड्स का रूप बन जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर वो एड्स नहीं बनेगा। कैन HIV पॉजिटिव पीपल लिव नॉर्मल लाइफ, क्या HIV पॉजिटिव लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं? तो बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति समय पर ART दवाइयाँ लेता है तो वो शादी भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकता है, नौकरी, बिजनेस, यात्रा सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि HIV संक्रमित व्यक्ति जिंदगी भी अपनी ज़िंदगी भी आम लोगों की तरह जी सकता है।